हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। मोनेरा किंगडम हम पढ़ रहे थे बेटा जी अपने यहाँ बॉटनी के अंदर। मोनेरा किंगडम हमने काफी हद तक अपना खत्म कर दिया था और हमने मैक्सिमम उसे खत्म कर दिया। हमने सबसे पहले यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा उसका न्यूट्रिशन होता है, कैसा उसका यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, कैसे बेटा जी वो यहाँ पे आपके डिजीज वगैरह कौन कौन कोज करता है यहाँ पे, या उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, क्या कंजुगेशन होता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या आपने ट्रांसडक्शन होता है, ये सब बातें हमने पढ़ी थी बेटा डिटेल के अंदर अपने यहाँ पे। एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है ये भी हमने जाना डिटेल के अंदर। फिर हमने जाना था बेटा जी अबाउट द माइक्रोप्लाज्म कि जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम है वो आपका, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी है यहाँ पे, बिकॉज उसके बाहर सेल वॉल क्या है अब्सेंट, वो अपनी स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है यहाँ पे, और वो डिजीज कोज करता है प्लांट एज वेल एज आपके एनिमल में, और इवन वो एक एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी वो सर्वाइव यहाँ पे कर सकता है। फिर आपने जाना अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पहली बार कोई फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक अगर कोई हुआ तो कौन हुआ बेटा जी यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया हुआ। उसने पहली बार ऑक्सीजन को इवॉल्व किया। क्यों किया? क्योंकि उसने वहां पे हाइड्रोजन के डोनर के तौर पे यूज किया बेटा जी वहां पे वाटर का। आपने देखा कि उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की सेल बन जाती है, उस सेल का नाम क्या होता है, हेटेरोसिस्ट, और उस सेल के अंदर बैठा होता है एक स्पेसिफिक एंजाइम, उसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। बट वो एंजाइम ऑक्सीजन को लेके कैसा है बेटा जी यहाँ पे, सेंसिटिव है। तो उस हेटेरोसाइट के बाहर सेल जो थी वो हो गई थिक, ऑक्सीजन के लिए क्या हो गई, इम्परमिएबल, बट नाइट्रोजन के लिए क्या है बेटा जी, परमिएबल। ऑक्सीजन के लिए क्या है, इम्परमिएबल, नाइट्रोजन के लिए परमिएबल। नाइट्रोजन अंदर आ रहा है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया। इस तरह से वो एग्रीकल्चर के लिए पैडी क्रॉप्स का प्रोडक्शन मेनली वो 50% तक क्या करता है बेटा जी, इंक्रीज करता है। आपने स्ट्रक्चर जाना उसके बारे में कि वो दो तरह का है, या तो सारी सेल एक जैसी है तो आपने कहा होमोसिस्टस, या फिर अलग अलग है तो आपने कहा हेटेरोसिस्टस। आपने कहा या तो वो टर्मिनल पे बैठी होती है या फिर वो आपकी इंटरक्लेरी है। नोक्टस के बारे में खास बात याद रखना, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल है इंटरक्लेरी। उसके अंदर क्या है बेटा जी, आपके यहाँ पे आपके दिखा रखे आपके एनसीईआरटी बुक में इंटरक्लेरी, उसमें क्या है बेटा, हेटेरोसिस्ट है। टर्मिनल भी हो सकती है बट ऐसी नहीं है कि उसमें सिर्फ टर्मिनल है, वो बीच में क्या है उसके इंटरक्लेरी है। एनसीईआरटी बुक के डायग्राम को देखिएगा अच्छे से, उसमें दिखाई देगा आपको कि इंटरक्लेरी उसके अंदर क्या है बेटा जी, हेटेरोसिस्ट होती है। गेटिंग माय पॉइंट। अगले पॉइंट पे आना बेटा जी। फिर आपने पढ़ा आर्कीबैक्टीरिया, द मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया, द ओल्डेस्ट फॉसिल अगर कोई है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका, आर्कीबैक्टीरिया। वो तीन तरह का होता है, या तो बेटा जी यहाँ पे वो आपका मिथेनोजेंस है, या फिर वो यहाँ पे थर्मोएसिडोफिल है, या फिर वो यहाँ पे आपका हेलोफाइल्स है। वो आर्कीबैक्टीरिया अलग है। हम अगर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो मोनेरा से अलग है, वो आर्किया डोमेन में बिलोंग करता है, वो आर्कीबैक्टीरिया उसके किंगडम का नाम है। बट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो मोनेरा से बिलोंग करता है। पॉइंट पहला आता है क्यों है वो अलग, तो आपने कहा बिकॉज 70s राइबोसोम में जो 16S आरआरएनए के सीक्वेंस है जीन की, वही दोनों में अलग अलग। माना दोनों के अंदर 70S राइबोसोम है, माना दोनों में 70S राइबोसोम है, बट उस 70S राइबोसोम की जो छोटी यूनिट होती है 30S, उसको बनाने वाला आरआरएनए दैट इज 16S आरआरएनए की जीन की सीक्वेंस दोनों में डिफर करती है। हमने उन दोनों की सेल वॉल को देखा तो सेल वॉल भी अलग अलग है। एक की बनी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, तो एक की किसकी बेटा जी यहाँ पे आपकी सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल आपको मैंने पढ़ाई है, दो चीज से मिलकर बनती है, नाग और नाम से। नाग क्या था, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, नाम क्या था, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। वो दोनों जुड़ती है तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नोटबुक खोलिएगा देखिएगा, मैंने सेल वॉल में सब बातें आपको पढ़ाई है इन द बैक्टीरिया। बट इन द केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया में नाम अब्सेंट है, वहां सिर्फ क्या है, नाग है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, और दूसरा जब जुड़ता है तो सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से जुड़ता है। तो हमने कहा ये सेल वॉल उस सेल वॉल से अलग है। यहां पे जो अमीनो एसिड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स है, जबकि वहां पे कैसे थी, सिंपलर थी। हमने इसका नाम रखा सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन। सूडो वर्ड बोले तो क्या बोले, तो सूडो का मतलब फॉल्स, ये है तो सही बट वैसे नहीं जैसा इसे होना चाहिए था। ओके, पॉइंट आया। सेल मेम्ब्रेन को देखा हमने, सेल मेम्ब्रेन भी इसकी अलग है। उसकी सेल मेम्ब्रेन तो भैया जी वैसी थी जैसी कि सबकी होती है, बाइलेयर है,
ग्लिसरॉल से बनी है, फैटी एसिड से बनी है साइड चेन। इसकी में हमने देखा कि भाई फैटी एसिड जो है वो भैया जी यहाँ पे आपकी अलग है, यहाँ पे हमने कहा सिंपल हाइड्रोकार्बन की साइड चेन है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा जी आपका जो बॉन्ड बनता है वो भी कौन सा आपका यहाँ पे ईथर बॉन्ड है इंस्टेड ऑफ द एस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यूनिलेयर है इंस्टेड ऑफ द बाइलेयर, चेंज है कुछ। हमने इसके अंदर देखा कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन, जैसे हमने बातें की आपके साथ में यहाँ पे थर्मोएसिडोफिल, जिसमें हीट स्टॉक प्रोटीन्स बैठी हुई है जो एक हाई टेम्परेचर को भी क्या करती है यहाँ पे टॉलरेट करती है। तो ये सब बातें हमने आपको बताई अबाउट द आर्कीबैक्टर, उनके एग्जांपल्स हमने दिया, कौन कहां यूज होता है, उनके बारे में बातें आपको बताई। इट्स ऑल अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मानसी ने, कि सर आपने मिथेनोजेंस के बारे में कहा था कि हम उनका कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं एंड हम उनका यूज करते हैं इन द बायोगैस प्रोडक्शन। व्हाट अबाउट हैलोफिल्स, व्हाट अबाउट थर्मोएसिडोफिल्स? तो एज सच उनका कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, बट यस एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पर। वो किसकी एप्लीकेशन है? वो एप्लीकेशन है बेटा जी यहाँ पे थर्मोएसिडोफिल्स की। किसकी बेटा जी यहाँ पे? थर्मोएसिडोफिल्स की। तो उसमें एक बात को नोट डाउन कर लेना। क्या बात नोट डाउन कर लेना? आपने जब पढ़ा था बेटा जी थर्मो एसिडोफिल्स, उसमें एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। क्या दिया था बेटा जी? थर्मस एक्विटिकस। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको थर्मोएसिडोफिल में। आपने कहा था सर इसका मतलब ये था यहां पे कि दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिड। ये हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे टॉलरेट करते हैं। ये तो हमने इसके बारे में पढ़ा था आर्कीबैक्टीरिया में। अब एक लाइन को समझना, हम बेटा जी इससे एक एंजाइम को निकालते हैं। उस एंजाइम का हमने नाम रखा टैग पॉलीमरेज। हम उस एंजाइम का नाम रखते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग नाम से समझ में आ रहा होगा। T स्टैंड फॉर थर्मस एंड AQ स्टैंड फॉर एक्विटिकस। T से थर्मस से यहां से लिया और AQ हमने एक्विटिकस से लिया, तो हमने एंजाइम का नाम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। ये क्या है? तो मैं कहूंगा इट इज ए DNA पॉलीमरेज। मतलब जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है, जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है तो उस टाइम पे डीएनए भी तो अपनी क्या बनाएगा बेटा जी? कॉपी बनाएगा। तो डीएनए की कॉपी बनाने वाले प्रोसेस का नाम होता है बेटा जी रेप्लिकेशन। और डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है दैट हेल्प इन द मेकिंग ऑफ डीएनए कॉपी। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी यहां पे, इट इज द मेन एंजाइम दैट required in DNA replication, that required in DNA replication में DNA replication क्या है? The process by which DNA make its copy, DNA make its copy। इसको आपको मैंने पहले बताया है बट फिर लिख लीजिएगा। The process by which DNA make it copy during division। जब एक सेल डिवाइड होती है उस टाइम पे डीएनए भी तो अपने आप को डबल करेगा ताकि दोनों सेल में जा सके। तो डबल अगर होना है, दोनों सेल में जाना है, तो अपनी कॉपी बनाएगा। वो कॉपी बनाने वाला प्रोसेस क्या है बेटा? यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन है। और इस प्रोसेस के लिए मुझे क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। और ये टैग पॉलीमरेज वही डीएनए पॉलीमरेज ही है। आप कहोगे सर फिर ये क्या बता रहे हो आप इसके बारे में? तो जरा वर्ड को सोच के देखिएगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस। बट आपको मैंने बताया थर्मोएसिडोफिल कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर इवन अप टू दी 100 से 120 डिग्री सेल्सियस। मैंने इनकी लोकेशन आपको बताई थी। ये थर्मोवेंट में मिलती है हमें यहाँ पे। ये हॉट स्प्रिंग, सल्फर स्प्रिंग हमें मिलते हैं जहां टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री होता है। ये वहां पे सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स है दैट कैन वर्क एट ए हाई टेम्परेचर।
तो हमारा बॉडी का एंजाइम तो हीट सेंसिटिव है। कैसा है बेटा जी? हीट सेंसिटिव है एंड वर्क एट ए नॉर्मल टेम्परेचर। ये 37 से 40 डिग्री तक काम करता है, जबकि ये एंजाइम जो है बेटा जी, इट कैन वर्क एट ए हाई टेम्परेचर। इट कैन वर्क एट ए हाई टेम्परेचर। तो मैं बोलूंगा बेटा जी, नॉर्मल DNA polymerase is heat sensitive and work only up to 40 डिग्री सेल्सियस। यहां तक ही काम कर पाता है। आपको फील होता होगा ऐसा, जैसे अगर आप एग्जांपल लेके समझो अपनी बॉडी के साथ में, कि आपको जब फीवर हो जाता है बहुत तेज, तो आपको भूख लगना बंद हो जाता है। क्यों भूख लगना बंद हो जाता है जब आपको फीवर होता है? तो सोच कर देखो, आपके एंजाइम जो होते हैं बेटा जी, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम सब किसके बने बेटा? यहाँ पे प्रोटीन्स के बने। बट आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, अप टू द 40 डिग्री तक हो गया। अब बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो एंजाइम जो कि प्रोटीन के बने होते हैं वो काम नहीं कर पाते, और जब तक वो फूड को डाइजेस्ट ही नहीं करेंगी तो आपकी ऑलरेडी एलिमेंट्री कनाल में आपने जो भी कुछ खाया वो पड़ा हुआ है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। और जब तक एलिमेंट्री कनाल खाली नहीं होगी आपको भूख नहीं लगेगी बेटा जी। यहाँ पे बॉडी में एनर्जी के लेवल एकदम से कमजोरी आ जाती है, बॉडी के लेवल में एनर्जी एकदम से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एंजाइम्स चाहिए मुझे यहाँ पे। और एंजाइम टेम्परेचर को लेके कैसे होते बेटा? सेंसिटिव होते। आप मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हो अपने, कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, कि ये हमारी नॉर्मल बातें मैं समझा रहा हूं। बट ये बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर को क्या करता है? टॉलरेट करता है। इसके अंदर मैंने कहा था आपको बेटा जी कि इसके अंदर यहाँ पे हीट स्टॉक प्रोटीन्स बैठी है दैट कैन टॉलरेट दी हाई टेम्परेचर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, टेक पॉलीमरेज, जो कि उसके अंदर डीएनए को कॉपी करवाता है। तो मतलब ये जो टेक पॉलीमरेज है ये खास है, इट कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर। तो कहोगे सर फायदा क्या? फायदा बताओ हमें, फायदा क्या है? आप क्या हमें ये सब बातें बता रहे हो? हमें लॉजिक बताओ, क्योंकि आप तो हमें एप्लीकेशन बता रहे हो, इसका एक कॉमर्शियल यूज बता रहे हो, तो वो बात कहां है? तो मैं कहूंगा वही बात मैं बता रहा हूं बेटा जी, सिर्फ मैं आपको एक कंपैरिजन करके समझा रहा हूं कि क्यों इसका हम यूज कर रहे हैं, हम बाकी का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या खास है इसमें। वो खास बात मैंने आपको बताई इसके बारे में, मैं वो खास बात बता रहा हूं क्या है इसके बारे में जिसकी वजह से हम इसका यूज करने वाले हैं। मानसी, कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो खुद को? सचिन, प्रिया, क्या बता रहा हूं मैं, उस बात को कनेक्ट कीजिएगा खुद के साथ में। अब वर्ड को समझ के देखो, हमारा एक प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है पीसीआर। उसका मतलब होता है बेटा जी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या होता है? इट इज ए इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। जब भी जिंदगी में वर्ड आ जाए इन विट्रो, विट्रो वर्ड में टी को याद रखो, टी का मतलब है टेस्ट ट्यूब। मतलब मैं चाहता हूं लैब के अंदर मैं आपकी बॉडी के डीएनए को निकालूं, बॉडी के डीएनए को निकालूं और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाऊं, उसकी बहुत सारी कॉपी बनाऊं, तो मैं उसकी रेप्लिकेशन करवाना चाहता हूं, बट वो सेल में नहीं, सेल के बाहर। तो मैं कहूंगा अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन करता हूं सेल के अंदर, सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में, तो वो प्रोसेस कहलाता है पीसीआर। वर्ड को समझो मैंने क्या लिखा? इट इज ए इन विट्रो, इट इज ए इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं टेस्ट ट्यूब में। क्यों बनाते हैं? तो इस बात को समझ के देखो, हमारी दुनिया में दो तरह के डिजीज होते हैं। एक होता है बेटा जी एक्वायर्ड डिजीज, कि भाई हमने किसी पैथोजन को एक्वायर कर लिया और हमें हो गया। बट एक होता है जेनेटिक डिजीज, कि सर डीएनए में, जेनेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम है, किसी जीन में म्यूटेशन हो गया, किसी जीन में कुछ बदलाव आ गया और उस जीन के डिफेक्ट की वजह से हमें वो बीमारी हो गई। सुने हैं नहीं वर्ड आपने? जेनेटिक डिसऑर्डर। आपने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा है बेटा जी, हाउ वी फॉल इल, पढ़ा है 9th क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा एक्वायर्ड डिजीज जो ड्यू टू द पैथोजन होते हैं। बट एक डिजीज होता है जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमें जीन के डिफेक्ट की वजह से होते हैं। तो जरा सोचो, किसी इंसान में जेनेटिक डिसऑर्डर, हम चाहते हैं कि हम उसमें एक हेल्दी जीन को डालें, तो हम क्या करेंगे? किसी एक हेल्दी इंसान से डीएनए को लेंगे, उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे,
ताकि बहुत सारा नंबर बढ़ जाए और हम बहुत सारे लोगों में उस हेल्दी डीएनए को डाल सके जिन लोगों में डीएनए का क्या यहाँ पे डिफेक्ट है बेटा जी। तो मैं कहूंगी पीसीआर एक टेक्निक है जो कि यूज होती है इन द जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में। आगे जाके एक टॉपिक पढ़ोगे बायोटेक, जिसमें वर्ड आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हम जेनेटिक्स के ऊपर इंजीनियरिंग करते हैं, हम डीएनए का यूज करके हाइब्रिड क्रिएट करते हैं या हम किसी बीमारी को क्योर करने का काम करते हैं। तो हमें वहां पे डीएनए को रेप्लिकेट करवाना पड़ता है टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में जब रेप्लिकेशन होता है तो एट ए हाई टेम्परेचर होता है, एट द 72 डिग्री सेल्सियस पे रेप्लिकेशन होता है। ये जो इनविट्रो रेप्लिकेशन होता है ये होता है बेटा जी एट ए 72 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे सचिन बेटा बता एक बात को, ये अगर हम इस एंजाइम का यूज करते तो 40 डिग्री तक काम करता। अगर मैं पीसीआर में डीएनए को रेप्लिकेट करवाता हूं 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो डू यू थिंक मैं इस एंजाइम का यूज कर पाता क्या मानसी? क्या मैं इस एंजाइम का यूज पीसीआर में कर सकता हूं? क्या मैं इस नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज का यूज इस पीसीआर में कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मुझे उसके लिए स्पेसिफिक ऐसा एंजाइम चाहिए दैट कैन टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, और वो एंजाइम हमने कहां से निकाला? थर्मोएसिडोफिल से निकाला। किससे निकाला? थर्मस एक्टिकस से निकाला। एंजाइम का नाम क्या रखा हमने? टेक पॉलीमरेज, जो यूज होता है पीसीआर में। तो मैं एप्लीकेशन समझा रहा हूं यहां पे। टेक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन PCR for in vitro DNA replication. तो ये एक यूज है थर्मोएसिडोफिल का। कोई दिक्कत? चलेगा। आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, आज का काम क्या है वो शुरू करती है। तो पीछे का मैंने आपको थोड़ा रिकॉल करा दिया, कुछ बच्चों के डाउट्स थे तो डाउट्स भी ले लिए। मुस्कान जी ने डाउट पूछा था सर नाग और नाम में क्या डिफरेंस है, तो मैं उसको वीडियो के थ्रू ही ले लेता हूं आप लोगों के लिए। तो चलेगा, उस बात की थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेते हैं। बेटा आपने कहा नाग और नाम, तो मेरे वर्ड को याद कीजिएगा, मैंने आपको सेल वॉल में क्या पढ़ाया था? नाग फुल फॉर्म थी बेटा जी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये जुड़ता है नाम के साथ। फुल फॉर्म कहते हैं यहां पे एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। सर इस तरह से जुड़ता है, ये फिर जुड़ता है नाक से, नाक फिर जुड़ता है नाम से, फिर ये जुड़ता है नाक से, और फिर ये जुड़ता है नाम से। सर इस तरह से हमारी एक चेन बनती है, और इस चेन का नाम होता है पेप्टाइड और ग्लाइकेन की। एक ग्लाइकेन की चेन बनती है ऐसे। नाम क्या है यहां पे? नाग एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, नाम एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, और इनके बीच में होता है बेटा जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और स्पेसिफिक बातें करते तो मैं कहूंगा बॉन्ड होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है। अब आर्कीबैक्टर में क्या होता है? ये नाम साहब अब्सेंट है, तो वहां क्या होता है? नाग 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 नाग, और वही सेम बातें हैं यहां भी। बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक की है। बट मुस्कान बेटा डिफरेंस को समझ के देखो, क्या डिफरेंस है? वहां नाग और नाम दोनों, यहां पे खाली क्या है बेटा जी? नाग है। उससे तो अलग है ना सेल वॉल का स्ट्रक्चर। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, खत्म कहानी। ये बनता है इन द आर्कीबैक्टीरिया, और ये है बेटा जी इन द नॉर्मल बैक्टीरिया में, ठीक है। चलिएगा, आज का अपना टॉपिक क्या, आज हमें क्या पढ़ना है, आज का लेक्चर हम किस चीज पे बनाने वाले हैं अपना, उस टॉपिक पे आते हैं। हमने 4 डिफरेंट चीजें पढ़ी हैं मोनेरा किंगडम में। सबसे पहले पढ़ा यूबैक्टीरिया, फिर पढ़ा हमने माइकोप्लाज्म, फिर हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया, फिर हमने पढ़ा बेटा जी आर्कीबैक्टीरिया। अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखते हो तो एनसीईआरटी बुक में इन्हीं 4 बैक्टीरिया के बारे में बातें की हुई है और एनसीईआरटी बुक खत्म हो जाती है। सिलेबस में यही सब कुछ है, बट 2 खास बैक्टीरिया और भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। वो खास क्यों हैं उनकी थोड़ी थोड़ी हम बातें आपके साथ करेंगे। तो आज हम यहाँ पे 2 बैक्टीरिया के बारे में बातें करेंगे। छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं 2 यहाँ पे। एक बैक्टीरिया का नाम होता है एक्टिनोबैक्टीरिया और एक का नाम होता है बेटा जी रिकेट्सिया। ये दोनों क्यों खास है, ये दोनों बाकियों से कैसे अलग हैं,
वो बात हम आज आपको बताने वाले हैं। शुरू करें टॉपिक अपना यहाँ पे, चलिएगा टॉपिक क्या उसके बारे में सुनते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं बेटा जी यहाँ पे, एक्टिनोबैक्टीरिया। पहली बात यहां वर्ड लगा दी मैंने बैक्टीरिया, तो सर मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब ये एक बैक्टीरिया ही है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा। तो सबसे पहले यही बात जान लेते हैं इसके बारे में, इट इज ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। नाम को समझ के देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको भाई। अगर हम सेल वॉल को देखते तो कैसी है बेटा जी, यहां पे ग्राम पॉजिटिव है, सेल के अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, तो मतलब वो एक प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। पॉइंट क्लियर हो जाता है मेरे दिमाग में, पॉइंट क्लियर हो जाता है दिमाग में कि सर सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव वाली ग्राम नेगेटिव वाली सेल वॉल नहीं है यहां, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल है, यूनिलेयर सेल वॉल है। स्पेसिफाई हो गया मुझे सर इस नाम से, क्योंकि हमने बहुत बार आपको पढ़ा लिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है। अब सर यहां पे बात है सर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब इसमें जो भी अंदर है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है यहां पे, ठीक है। पॉइंट आता है सर ये मिलता कहां है, तो मैं कहूंगा बेटा जी प्रेजेंट टेरेस्ट्रियल, मतलब सोयल as well as aquatic, that is water, दोनों जगह मिलेगा मुझे ये। टेरेस्ट्रियल भी मिलेगा तो मुझे ये एक्वेटिक भी मिलेगा, पानी में ढूंढोगे तो भी मिलेगा, सोयल पे ढूंढोगे तो भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा बेटा। चलिएगा अगला पॉइंट, सर ये किस किंगडम में है, ये अलग है क्या मोनेरा से, ये आर्की वाले किंगडम में है क्या? मैंने कहूँ नहीं बेटा जी, बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम। सर फिर खास क्या है इसके बारे में, ये तो सब कुछ आप वही पढ़ा रहे जो कि आपने बैक्टीरिया में पढ़ाई थी हमने, फिर खास क्या है? खास आएगा, सबर करो, क्या खास आएगा? पहला वर्ड को समझो पहले, यहाँ पे इसकी कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो हमने हैबिटेट के बारे में बता दिया, बातें कर लेते हैं इसका न्यूट्रिशन। सर ये कैसा न्यूट्रिशन करता है? मैं कहूंगा मेनली सैप्रोट्रॉफिक इन नेचर। और अगर प्रिय बेटा ये सैप्रोट्रॉफिक है, मतलब इट हेल्प इन वंशी का मैंने वर्ड क्या लिखा बेटा यहां पे, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। कनेक्ट हुआ ये वर्ड बेटा? आप लोगों ने एक वर्ड कहा है से डिकम्पोजिशन, चीजें बनती है तो वह कंपोजिशन, चीजें टूटेंगी। तो सोचो अगर आप किसी ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड कर रहे हो और उसे आप डिग्रेड कर रहे हो यहाँ पे, तो वापस से उसे उसके न्यूट्रिएंट की फॉर्म में क्या कर रहे हो, उसे यहाँ पे डिकम्पोज कर रहे हो बेटा जी यहाँ पे। तो न्यूट्रिएंट्स की क्या करते हैं यहाँ पे, एक साइकिल चलती है। आप इस तरह सोचिएगा, प्लांट लगातार सोयल से न्यूट्रिएंट ले रहा है, प्लांट ने वो न्यूट्रिएंट लिया, हमने प्लांट को खाया, हमारे अंदर न्यूट्रिएंट आ गए। बट इस तरह से अगर चलता रहेगा प्रोसेस यहाँ पे, तो सोयल के अंदर तो न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी बेटा जी यहाँ पे, डेफिशिएंसी हो जाएगी। सोचो मैंने क्या बोला भाई, प्लांट ने इनटेक किया न्यूट्रिएंट का फ्रॉम द सोयल, उस प्लांट पे हमने कर लिया फीड, तो भाई अगर वो न्यूट्रिएंट वापस लौट के सोयल में नहीं जाएंगे तो सोयल में तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्या इस सोयल में फर्दर प्लांट अपने आप को ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या करोगे यहाँ पे? सर हम यहाँ पे जो भी चीजें हैं, यहाँ पे जो सड़ी गली चीजें होती है, लाइक हम भैंस का गोबर डालते हैं वहां पे एज ए बायो फर्टिलाइजर के तौर पे, या हम सर केमिकल डालते हैं यहाँ पे जो सोयल की वापस से न्यूट्रिएंट को रिफिल कराने में हेल्प करता है, ताकि वहां पे सोयल की फर्टिलिटी पावर क्या रहे, वहां पे मेंटेन रहे। आइदर हम वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं या फिर वहां पे हम बायो फर्टिलाइजर डालते हैं। तो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में कि यस इट हेल्प इन द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। वहां पे जो भी प्लांट के डेब्रिस, प्लांट का कुछ पार्ट वहां टूट के पड़ेगा, ये उसे वहां क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, उस प्लांट के उस पार्ट में जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो वापस से सोयल में पहुंच जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा, इट हेल्प द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए आपके साथ में। ओके, ये तो मैंने इसका फायदा बताया आपको। यहाँ अगला पॉइंट है बेटा जी यहाँ पे
but some are parasitic and cause disease. ऐसा नहीं सबके सब यहां पे सेप्रोट्रोफिक है, कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक है, जो डिजीज कोज करेंगे, डिजीज बताएंगे क्या क्या कोज करेंगे यहाँ पे, कुछ ऐसे भी है बेटा यहाँ पे। चलिएगा अब आते हैं सर व्हाट अबाउट देयर रेस्पिरेशन। सर व्हाट अबाउट देयर रेस्पिरेशन, तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी, दे आर फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। वर्ड समझ गए होंगे, है तो ये एरोबिक बट ऑल्सो कैन सर्वाइव इन द एनारोबिक कंडीशन, तो हम कहेंगे वो कैसा है बेटा जी, फैकल्टेटिव एनारोब्स में आता है ये। चलिएगा ये सब बात हमने जान ली। अब सर खास आपने कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। सर आप तो हमें सब वही पढ़ा रहे हो जो हम पढ़ चुके, कुछ खास बताओ इसके बारे में। तो खास पे आ जाओ बेटा जी, यहाँ पे इसका ग्रो होने का तरीका, तो उसकी बातें करते हैं। इन सोयल इट ग्रो लाइक ए फंगस। जब इस सोयल में ग्रो होता है ना तो ये फंगस की तरह ग्रो होता है, बिहेव लाइक ए फंगस एंड बिहेव लाइक ए फंगस। इवन आप इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि फंगस है या बैक्टीरिया है। और फंगस कैसे ग्रो होती है, फंगस के बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं। वैसे फंगस किंगडम बताएंगे बट फिलहाल सुन लीजिएगा बेटा जी। फंगस जब भी ग्रो होती है तो फंगस इस तरह से बेटा जी स्ट्रक्चर बनाती है, बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर, तो बहुत सारे फिलामेंट जो आपस में ऐसे नेटवर्क बना के रहती है। तो मैं कहूंगा ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है माइसीलियम। दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस इज नोन एज माइसीलियम। और इसकी एक जो फिलामेंट होती है, ईच फिलामेंट इज नोन एज हाइफी। हम उस एक फिलामेंट को क्या बोलते हैं बेटा, यहां पे हाइफी बोलते हैं। मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे फिलामेंट आपस में आकर जुड़ गई तो वो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन गया, उसको बोला हमने माइसीलियम। बट ईच एंड एवरी फिलामेंट इज नोन एज हाइफी। ये मैंने फंगस के बारे में बताया बेटा जी, ये मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में नहीं बताया। ये फंगस का ग्रो होने का तरीका है। अब इस जनाब को देखोगे तो ये ऐसे ग्रो होता है, ये भी ऐसा ही फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है जब ग्रो होता है। तो कैसे ग्रो होता है देखिएगा जरा, इसका ग्रो होने का तरीका कैसा है। ये भी बेटा जी ऐसे ही ग्रो होता है और एक फिलामेंट बनाता है। ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये तीसरा बैक्टीरिया, ये चौथा बैक्टीरिया, ये पांचवा बैक्टीरिया, ये छठा बैक्टीरिया, ये सातवां बैक्टीरिया। अब मुझे पक्का पता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा सर ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर तो साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं, जिसको आपने ट्राइकोम कहा था, होमोसिस्टस और हेटेरोसिस्टस। हसीम बेटा पारस कहा था ना हमने होमोसिस्टस और हेटेरोसिस्टस, तो आया होगा दिमाग में पॉइंट। सर फिर तो ये तो साइनोबैक्टीरिया भी ग्रो करता है, फिर इसके बारे में खास क्या है? तो वो खास भी तो बताएंगे ना, सब्र तो कीजिएगा। इसकी जो बैक्टीरिया है बेटा जी, उसकी मेम्ब्रेन आपस में डिफ्यूज हो जाती है ऐसे, और उनका जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है वो लॉस हो गया अब, और ऐसे वो एक स्ट्रक्चर बना लिया उन लोगों ने। और सबके अंदर अपने खुद के क्या बैठे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोइड बैठे हैं। मतलब उनके बीच में जो मेम्ब्रेन थी, जो सेप्टा थी, वो बेटा जी वहां पे एब्सेंट है। तो मैं कहूंगा ये खास बात है। क्या बेटा जी यहाँ पे, इट इज एसेप्टेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। अब इस वर्ड पे ध्यान के देखिए, मैंने एसेप्टेड क्या बोला है, मतलब दो बैक्टीरिया के बीच में सेप्टा नहीं है। दो बैक्टीरिया को अलग अलग करने के लिए जो मेम्ब्रेन थी वो है ही नहीं।
जो स्ट्रक्चर था बीच में वो है ही नहीं। ये दोनों पारस बैक्टीरिया आपस में एक हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बट ये अलग अलग है। इसका अपना न्यूक्लियस है, इसका अपना डीएनए, दोनों का डीएनए अलग अलग बैठा है बेटा जी यहाँ पे, बट इनके बीच वाली मेम्ब्रेन क्या हो गया, आपस में डिफ्यूज हो गया। तो हमने कहा ये एसेप्टेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, या मैं कहूंगा एसेप्टेड माइसीलियम स्ट्रक्चर। अच्छा वर्ड बोलिएगा। और ऐसा स्ट्रक्चर तो फंगस बनाती है, ऐसा तो कोई बैक्टीरिया नहीं बनाता। साइनोबैक्टीरिया माना बहुत सारों ने कॉलोनी बनाई थी, बट वहां पे हर एक बैक्टीरिया इंडिविजुअल था, एक यूनिक था, अलग था। बट यहां पे सोचे कि उनकी मेम्ब्रेन आपस में डिफ्यूज हो गई बेटा जी यहाँ पे, और वो ऐसी फिलामेंट बन गई, एक बड़ा धागा सा बन गया, और आपस की मेम्ब्रेन उनकी सेप्टा क्या हो गई, फ्यूज हो गई। मैं कहूंगा ये बेटा जी एसेप्टेड माइसीलियम स्ट्रक्चर है, ये एसेप्टेड माइसीलियम स्ट्रक्चर है, और ये इसका ग्रो होने का तरीका है। तो इस तरह से ग्रो होता है। तो मैंने कहा ये फीचर इसका मैच कर रहा है किससे, फंगस से। तो मैं बोलूं बेटा जी यहाँ पे आपको एक बात बेटा जी, क्या बात बोलो यहाँ पे, एक्टिनोबैक्टीरिया इज ए फंगस लाइक बैक्टीरिया, इट इज ए फंगस लाइक बैक्टीरिया। यानी कि जब अगर आप बात को कनेक्टिविटी को अगर समझोगे तो मोनेरा किंगडम सबसे पहले आया इवोल्यूशन में, इसके बाद कौन आया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद कौन आ गया आपके हायर किंगडम। तो सोच के देखो यहाँ पे ये एक फंगस लाइक बैक्टीरिया था, इसी से इवोल्व होकर आई स्लाइमोड, जो प्रोटिस्टा में आपने पढ़ी है, वो भी तो फंगस लाइक है। स्लाइमोड उसके बाद इवोल्व हुई, स्लाइमोड के आगे कौन आया होगा, फंगस आया है। तो हमें पूरा इवोल्यूशन समझ में आने वाला है यहाँ पे कि मोनेरा से ही इवोल्व हुआ है बेटा जी फंगस, क्योंकि ये बैक्टीरिया तो है, प्रोकैरियोटिक तो है, बट ये एक फंगस लाइक बैक्टीरिया है। तो मैं कहूंगा यस, यही वो बैक्टीरिया जिसमें जन्म दिया है फंगस को बेटा। तो मैं कहूंगा इट इज ए फंगस लाइक बैक्टीरिया। समझ में आ रही है बेटा जी बातें आपको यहाँ पे, हाँ कि ना। और एक वर्ड को समझिएगा बेटा जी, इट इज नोन एज रे फंगाई बिकॉज रे फंगाई, फंगाई तो क्यों है, क्योंकि फंगस के जैसा ग्रो हो रहा है। रे वर्ड को समझो सर, जैसे सन है, सन से रेज निकल रही है, वैसे ही हम बातें कर रहे हैं। अगर आप उसे एक प्लेट में ऐसे ग्रो करोगे, इस प्लेट में आपने क्या डाल दिया बेटा जी यहाँ पे, मीडिया को डालते हैं। मीडिया क्या है कि उस बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी उसे चीज चाहिए ग्रो होने के लिए, वो आपने हर चीज उस मीडिया में डाल दी। और अब आपने यहां पे एक बैक्टीरिया को डाल दिया, तो मानसिक क्या देखोगे आप यहां पे, ये ग्रो होता है, और ऐसे ही फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये गिव राइज कर रहा है। क्रिस बेटा, ओ क्रिस बेटा, बात को पकड़ रहे हो बेटा। वो इस तरह से यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे यहां से रेज निकल रही है। तो मैं कहूंगा इट गिव राइज टू द रेडिएटिंग कॉलोनीज, इट गिव राइज टू द रेडिएटिंग कॉलोनीज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रे फंगाई, नोन एज रे फंगाई बिकॉज गिव राइज टू रेडिएटिंग कॉलोनी, रेडिएटिंग कॉलोनी को बना रहा है, दैट्स व्हाई हमने इसको नाम रख दिया यहाँ पे रे फंगस। ये निकनेम आएगा इसके बारे में कि रे फंगाई क्यों है यहाँ पे, ये सब बातें इसके बारे में बताइए। इसका ग्रो होने का तरीका कैसा है, यहाँ पे ग्रो लाइक ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और कैसा बेटा जी यहाँ पे, इट इज ए सेपरेट माइसीलियम स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई। मुस्कान बेटा हम इसे क्या कह रहे हैं, फंगस है, ये है नहीं पर फंगस, क्योंकि अंदर जाके स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो किसका है, वो तो एक बैक्टीरिया वाला स्ट्रक्चर है। तो चिंकी बेटा, ये सब वर्ड जो समझाया मैंने आपको यहाँ पे समझ में आता है आप लोगों को, कोई डाउट हो तो बोलिएगा बेटा। इसके साथ ही बेटा जी ये खत्म होता है, नोट खत्म होता है। अभी मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा आपको, इसको और कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पे, बट यहां तक की बातें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। चलिएगा आगे, और क्या है इसके बारे में, और क्या है खास इसके बारे में, तो वो भी जान लेते हैं जरा हम इसके बारे में। मैं इसके कुछ जीनस के नाम बताता हूं आपको, नोट स्पीसीज के नाम भी बताएंगे, पर कुछ जीनस की बात कर लेते हैं। हमने एक जीनस का नाम लिखा बेटा जी यहां पे, एक्टिनोमाइसिस।
दूसरा लिखा बेटा जी यहां पे स्टेप्टो माइसीज। ये दोनों मैंने जीनस के नाम लिखे हैं बेटा जी। ओके, एक साइड में और लिख देता हूं बेटा जी यहां पे इसका जीनस माइकोबैक्टीरियम। जीनस, ये भी दो क्या है बेटा जी उसके जीनस है। खास बात क्या है बेटा जी, दीज जीनस दैट बिलोंग टू एक्टिनोबैक्टीरिया आर saprotrophic and also produce एंटीबायोटिक। आपको बता दो बेटा जी, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम जो डिस्कवर हुई थी वो फंगस से हुई थी। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज डिस्कवर्ड। बट फंगस से निकलती है एंटीबायोटिक, बट ये ऐसा बैक्टीरिया जो सिक्रीट करता है एंटीबायोटिक को, मतलब एक और इसका फीचर है जो इसको फंगस के साथ में मैच करवा रहा है बेटा जी यहां पे। इट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। मैंने कहा पर यही दो जीनस है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, इवन एक और वर्ड बोलेंगे, इसी का हम एक नाम और रखते हैं एक्टिनोबैक्टीरिया का। क्या नाम रखते हैं बेटा जब इसका हम यहां पे, ऑल्सो नोन एज एक्टिनोमाइसीट्स। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब, मैं कहूंगा बेटा यहां तो मैंने एक्टिनोबैक्टीरिया बता के आपको यह बताया कि एक बैक्टीरिया है, बट यहां माइसीट वर्ड यूज होता है फॉर द फंगस। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंगस। वर्ड आ जाएगा आगे जाके माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ द फंगस। तो मैं कहूंगा एक्टिनोमाइसीट्स ये एक ऐसी फंगस है जो है तो बैक्टीरिया बट इट बिहेव लाइक ए फंगस। तो हम इसी को एक्टिनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं एक्टिनोमाइसीट्स। बट यहां मैंने लिखा है यहाँ पे इसके दो जीनस एक्टिनोमाइसीज या फिर उसका नाम क्या स्ट्रेप्टोमाइसीज। और ये दोनों कैसे यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक है यहाँ पे बेटा जी, और ये बेटा जी यहाँ पे एंटीबायोटिक को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर से इसके बारे में मैं कहूंगा यही तो बात है। इट इज पैरासिटिक एंड कोज डिजीज। ये जीनस के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं वो डिजीज कोज करते हैं बेटा, डिजीज कोज करते हैं। कुछ एग्जांपल दे दे डिजीज के। देखो मैंने आपको हर जगह डिजीज के एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको स्पेसिफिक बातें याद रखनी। माइकोप्लाज्मा में दिए थे कुछ एग्जांपल, बैक्टीरिया दिए थे मैं डिजीज के कुछ एग्जांपल। अब यहां वाले एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि डिजीज पे क्वेश्चन आएगा आपके पेपर के अंदर, बता रहा हूं, लिख लो इस बात को। 3 डिजीज के एग्जांपल देते हैं आपको। सबसे पहले टीबी, बड़ी कॉमन बीमारी है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। इसको कोज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है बेटा जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला बेटा जी डिफ्थीरिया। डिजीज का कोज है मेनली हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज है बेटा जी। इसको कोज करने वाले का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम डिफ्थरी। अगले का नाम लिखते हैं बेटा जी यहां पे लेप्रोसी। ये भी एक डिजीज है जिसका नाम होता है कोज करने वाले का नाम बेटा जी यहां पे माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। These are the few example of the diphtheria. These are the few example of the mycobacterium that are parasitic and cause the disease. I hope चीज क्लियर हो गई होगी। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए बेटा जी आपको यहाँ पे अबाउट द एक्टिनोबैक्टीरिया। ठीक बात है, चलिएगा टॉपिक खत्म। छोटा सा टॉपिक था यहाँ पे जो खत्म होता है आप लोगों के लिए। अब क्या पढ़ेंगे, तो मैं कहूँगा चले बेटा आज मोनेरा किंगडम का हम जो हमें बातें करनी है, हमने 5वां ग्रुप भी पढ़ लिया, उसका यहाँ पे भी छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी खत्म कर ही देते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं।
चलो बेटा उसको खत्म कर ही देते हैं। रिकेट्सिया is the genus belong to बैक्टीरिया। ये जीनस बैक्टीरिया से बिलोंग करता है, बट ये जीनस खास क्यों है? खास क्यों है ये जीनस? तो इसके बारे में खास बात बेटा जी, इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। मतलब आप इसे लैब में अगर ग्रो करना चाहते हो किसी मीडिया में, ये ग्रो नहीं हो सकता। इट कैन ग्रो ओनली विद इन द होस्ट सेल। जैसे एक वायरस होता है ना, जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द वायरस, एक कनेक्टिंग लिंक है बेटा लिविंग और नॉन लिविंग का, कि वो सेल के बाहर कभी ग्रो नहीं होता वायरस बेटा जी। सेल के बाहर वायरस क्या है? नॉन लिविंग है। वैसे ये बैक्टीरिया बेटा जी, ये सिर्फ ग्रो होने के लिए एक लिविंग सेल का यूज करता है। ये कभी बेटा लिविंग सेल के अलावा ग्रो नहीं हो सकता। इट इज ए ऑब्लिगेट, मैंने कहा बेटा जी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ये सिर्फ सेल के अंदर ही अपने आप को क्या करता है? ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। मैं लिखूंगा बेटा जी, इट मल्टीप्लाई विद इन ओनली होस्ट सेल। जो उसका टारगेट है, जो उसका होस्ट है, उसी की सेल में क्या करता है? अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। आप इसे अगर उसके बाहर निकाल के ग्रो करोगे, ये कभी ग्रो नहीं करेगा बेटा जी। आप इसे मीडिया में डाल दो कि चल ग्रो हो जा ना, जैसे अभी आप कहते रे फंगस ग्रो होती है मीडिया में, ये ग्रो नहीं होगा बेटा। ये तो कहेगा मुझे लिविंग सेल दो तभी मैं ग्रो होऊंगा, जैसे कि वायरस बिहेव करता है। बट स्ट्रक्चर कैसा है? ये तो प्रोकैरियोटिक है। तो कहोगे सर स्ट्रक्चर कैसा? तो मैं कहूंगा इट इज ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, जो बिहेव करता है लाइक ए वायरस। बिहेव लाइक ए वायरस। वायरस तरह उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, बट है क्या यहाँ पे? ग्राम नेगेटिव है। सेल वॉल को देखोगे तो कैसे यहाँ पे ग्राम नेगेटिव है, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो हम एक लाइन बोलते हैं बेटा जी रिकेट्सिया के बारे में, याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा पेपर में आपका बेटा जी। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया का। आपने इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है बेटा जी 10th क्लास में, वहां पे आपने बातें की है। कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक, जो टू डिफरेंट चीजों को कनेक्ट करे आपस में, वो क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक होते हैं बेटा जी। तो ये जनाब ये कनेक्टिंग लिंक है जो वायरस को कनेक्ट करता है। किससे बेटा जी? बैक्टीरिया से। बिकॉज ये बिहेव करता है लाइक ए वायरस, बट है क्या बेटा जी? एक बैक्टीरिया है। ये क्लियर होती है बातें? अब पॉइंट आता है, सर क्या कुछ इसके एग्जांपल्स के तौर पे देखे तो क्या ये कोई डिजीज कोज करता है या कुछ ऐसा है हमारी बॉडी में? ये मैं कहूंगा हाँ बेटा ये हमें डिजीज कोज करता है। एग्जांपल बताएंगे आपको डिजीज का? पैरासाइट है, इट कोज डिजीज। एग्जांपल ले लो बेटा, एक नाम सुना कभी? क्यू फीवर, टाइफस फीवर या ट्रेंच फीवर। अगले बार नाम सुनो तो याद रखना इनको। यहाँ पे क्यू फीवर बोलते हैं या टाइफस फीवर बोलते हैं, यहां बोलते हैं उसे ट्रेंच फीवर। ये सब बेटा एक ही फीवर के नाम है, यहाँ पे इनका अलग अलग नाम है। इनको कोज करने वाला कोई और नहीं, यही रिकेट्सिया होता है बेटा जी। रिकेट्सिया टाइफी। caused by रिकेट्सिया टाइफी। ये इसका एक एग्जांपल है जो आपको याद रख लेना है बेटा। रिकेट्सिया टाइफी कोज द क्यू फीवर और द टाइफस फीवर और द ट्रेंच फीवर। अब मैंने देखो ये सब चीजें अलग अलग करके बता दी, हो सकता है पेपर में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजीज दैट इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया।
और उसमें लिखा हो टाइफस फीवर, तो कंफ्यूज मत होना, सब मोनेरा किंगडम से सबके सब बैक्टीरिया हैं बेटा जी यहाँ पे, बट स्पेसिफिक टाइप देखो मैंने शुरुआत में लिखा है इट इज द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, है ये बैक्टीरिया बेटा जी यहाँ पे, बट एक खास बैक्टीरिया यहाँ पे, वो खास कैसे है वो बातें मैंने आपको बताई इसके बारे में। बात समझ में आ रही है ना बेटा जी? अब हमारा मोनेरा किंगडम का हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा आपको, एक वीडियो और भेजूंगा आपके पास में यहाँ पे, वो किसके बारे में होगा, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया इन द डिफरेंट फील्ड। अब हम सारे के सबको एक साथ इकट्ठा करके ये देखेंगे कहाँ कहाँ ये बैक्टीरिया, पूरा मोनेरा किंगडम कहाँ कहाँ यूज होता है, लाइक एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, डेयरी फार्म में कैसे यूज होता है, दूध का दही बनाना ये सब होता है, इवन आपकी इडली डोसा जो बनता है वो उसमें बैक्टीरिया का यूज होता है, इवन आपका चीज मेकिंग में बैक्टीरिया का यूज होता है, स्विस चीज प्रोपोनेबैक्टीरियम सर्मनी वहां पे बैक्टीरिया का यूज आएगा, तो ये बताऊंगा कहाँ का बैक्टीरिया का यूज होता है, एग्रीकल्चर में क्या है, डेयरी प्रोडक्ट में क्या है, कहाँ कहाँ इसकी खराबियां हैं, तो वो सब बातें इसके बारे में तो हम लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा जी आपका, और द इंपोर्टेंस और द इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस ऑफ और इकोनॉमिकली बेनिफिट और द डिसएडवांटेज ऑफ द बैक्टीरिया, क्या क्या हम उनके बारे में आपके साथ बातें करेंगे इन द लास्ट लेक्चर बेटा जी, जो हम आपके लिए नेक्स्ट डे में अपलोड करेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू बेटा।